अच्छा जी, कल की क्लास में मैंने आपके साथ कैश मैनेजमेंट स्टार्ट कर लिया था। और कैश मैनेजमेंट में हमने आपके साथ जो है वो पढ़ लिए थे दो मॉडल्स, एक बॉमल और एक मिलर। और अब जरा कैश मैनेजमेंट का आखिरी मॉडल स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड कैश बजट या कैश फ्लो फोरकास्ट। ठीक है, और से सुन लीजिएगा इंट्रोडक्शन। देखें, जो बॉमल मॉडल था ना, वो कहता था कैश मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री स्टाइल यूज करो अंडर रूट 2 FS/I। मिलर और कह रहा था कैश मैनेजमेंट के लिए सारी अपर लिमिट लोअर लिमिट रिटर्न पॉइंट ढूंढो और फिर कैश को मैनेज करो। कैश मैनेजमेंट का तीसरा मॉडल जो है ना, कैश बजट कैश फ्लो फोरकास्ट, वो कहता है कैश के बस इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिकॉर्ड करो। जब तमाम इनफ्लोज आउटफ्लोज रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैश को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, अब बॉमल की तरह ये नहीं कर रहा कि भाई इन्वेंट्री स्टाइल यूज करो, मिलर और की तरह यूज नहीं कर रहा कि 3 लिमिट सेट करो। ये कह रहा है कैश मैनेजमेंट के लिए बस तमाम इनफ्लोज और आउटफ्लोज यूज करो। ठीक है, ये बनता किस तरीके से, बेटा इसका फॉर्मेट समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाइए फॉर फर्स्ट क्वार्टर। बेटा अब आपने मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाने ना, मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है तो कॉलम्स बनेंगे मंथ्स के। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है तो कॉलम्स बनेंगे मंथ्स के। मंथ्स के कॉलम्स बनेंगे फर्स्ट क्वार्टर के। तो फर्स्ट क्वार्टर के मंथ्स क्या होते हैं, जैन, फेब, मार्च। ये कॉलम्स बना लो। ठीक है, इसी तरह सवाल कहता है क्वार्टर बाय क्वार्टर कैश बजट बनाए फॉर 2008। अच्छा, क्वार्टर बाय क्वार्टर बजट बनाना है तो कॉलम्स क्वार्टर्स के बनेंगे। क्वार्टर बाय क्वार्टर बजट बनाना है तो कॉलम्स क्वार्टर के बनेंगे। 2008 में कितने क्वार्टर आएंगे, 4। ये कॉलम्स बना लो। इसी तरह वो कहता है मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाओ फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाओ फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। बेटा ये बताओ, मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाने तो कॉलम्स किसके बनेंगे, मंथ्स के। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाने कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मंथ्स कौन कौन से होंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, कैश बजट सिंपली ये है कि आप सबसे पहले कॉलम्स बना लो। क्वार्टर बाय क्वार्टर बजट बनाने कॉलम्स क्वार्टर के बनाओ, मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाने कॉलम्स मंथ के बनाओ। ठीक है, एक बार कॉलम्स बन गए ना, तो पहली हेडिंग डालो रिसीट्स की। पहली हेडिंग डालो सिर्फ रिसीट्स की। रिसीट्स में जितने इनफ्लोज आ रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड कर लो। दूसरी हेडिंग डालो पेमेंट्स की। जितने आउटफ्लोज आ रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड करो। ठीक है, फिर करो रिसीट्स लेस पेमेंट्स। बेटा रिसीट्स लेस पेमेंट्स करोगे ना, तो या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। जाहिर है, रिसीट्स कम इनफ्लोज कम पेमेंट ज्यादा आउटफ्लोज ज्यादा, तो डेफिसिट आएगा, नेगेटिव। रिसीट ज्यादा इनफ्लोज ज्यादा पेमेंट्स कम आउटफ्लोज कम, सरप्लस आएगा। बेटा जो रिसीट्स लेस पेमेंट से सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है ना, इसको ओपनिंग कैश बैलेंस से कंपेयर कर लो। जब आप रिसीट्स लेस पेमेंट्स को ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये है कैश बजट का स्टाइल। ये भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सवाल में कराता हूँ। सबसे पहला काम कर लो, कॉलम्स बना लो। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है तो कॉलम्स सिर्फ मंथ्स के बनाओ। वीक बाय वीक बनाना है तो कॉलम्स वीक्स के बनाओ। क्वार्टर बाय क्वार्टर बनाना है कॉलम्स क्वार्टर के बनाओ। ठीक है, एक बार कॉलम्स बन गए, दो हेड्स डालो। पहला हेड रिसीट्स, जिसमें हर किस्म के इनफ्लो रिकॉर्ड करो। दूसरा हेड है पेमेंट्स, जिसमें हर किस्म के आउटफ्लो रिकॉर्ड करो। फिर रिसीट्स लेस पेमेंट्स करो। बेटा रिसीट्स लेस पेमेंट्स करो तो हमारे पास या तो सरप्लस बचेगा या डेफिसिट बचेगा। इस रिसीट्स लेस पेमेंट्स को कंपनी के ओपनिंग कैश बैलेंस से कंपेयर करो तो हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। जब ये बन जाता है ना, उसके बाद मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। जिस महीने नेगेटिव बैलेंस है वहां क्या मैनेजमेंट चाहिए, अच्छी ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट्स करो। और जिस महीने पॉजिटिव बैलेंस है वहां भी मैनेजमेंट चाहिए, सूटेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढो टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव बैलेंस आ रहे तो ही मैनेजमेंट चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस आता है तो भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे ओवरड्राफ्ट वगैरह की, लो इंटरेस्ट वाली। तो अब आपने देखे बॉमल तो सीख लिया, कुछ भी नहीं था बॉमल मॉडल, बस इन्वेंट्री स्टाइल यूज कर लिया।
आपने मिलर और भी सीख लिया, 3 लिमिट्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, रिटर्न पॉइंट, कैश को रिटर्न पॉइंट पे रखो, ऊपर जाए तब भी नीचे लाओ, नीचे जाए तब भी ऊपर लेके जाओ। कैश बजट, कैश फ्लो फोरकास्ट के कॉलम्स बना लो, मंथ बाय मंथ है तो मंथ्स के, वीक बाय वीक है तो वीक के, क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्वार्टर्स के। तो हेड्स बनाओ, रिसीट्स सारे इनफ्लोस, पेमेंट्स सारे आउटफ्लोस। रिसीट्स में सारे इनफ्लोस लिखो, पेमेंट्स में सारे आउटफ्लोस लिखो, फिर रिसीट्स लेस पेमेंट्स करो। पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस आ जाए, ओपनिंग से कंपेयर करो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बस एक बात ख्याल रखना, कैश बजट में ट्रांजैक्शंस एट द टाइम ऑफ अकरेंस रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि एट द टाइम ऑफ कैश रिकॉर्ड होती है। कैश बजट में ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ अकरेंस रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि जब कैश मूव हो रहा होता है ना तो रिकॉर्ड होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने जनवरी में सेल की 1000 की, पेमेंट 2 महीने बाद आई मार्च में, आप 1000 का इनफ्लो जनवरी में नहीं रिकॉर्ड करोगे, मार्च में रिकॉर्ड करोगे। फरवरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है 500 रुपए का, पेमेंट मार्च में करनी है, तो ये 500 का आउटफ्लो फेब में नहीं आएगा, मार्च में आएगा, क्योंकि कैश बजट में ट्रांजैक्शंस अपनी अकरेंस डेट पे नहीं बल्कि मूवमेंट ऑफ कैश पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, बहरहाल ये मैंने आपको बात बता दी कैश बजट की फॉर्मेटिंग वगैरह। अब मैं आपको इसके एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक सवाल आ रहा है, जरा देखें उसको, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन है उसका पेज नंबर 1 खोल लें प्लीज। एग्जाम्पल 2.5 है, इसमें हम आपके साथ कैश बजट बनाना सीखते हैं। सवाल जरा गौर से देख लो, सवाल क्या है। सवाल ये भाई, एग्जाम्पल 2.5 में, from the following information which relates to George and Zola company, you are required to prepare a month by month cash flow forecast for the second half of 2005 and to append such brief comments as you consider might be helpful to management. कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू G&Z कंपनी, जो नीचे इन्फॉर्मेशन है G&Z कंपनी की, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथ बाय मंथ कैश बजट। आप एक मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाओ फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2005, मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाओ सेकंड हाफ ऑफ 2005 एंड टू अपेंड सच ब्रीफ कमेंट्स एज यू कंसीडर माइट बी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, और कमेंट्स भी दो जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो। इन्फॉर्मेशन क्या है, पार्ट है, company's only product a West sells at 40 and has a variable cost of 26 made up of material 20, labor 4, overheads 2। वेस्ट एक प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस उसकी 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 26 है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 26 मेड अप क्या है, मटेरियल 20, लेबर 4 और वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 26 का ब्रेकअप है, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट 26 का ब्रेकअप है ना, वेरिएबल कॉस्ट 26 का ब्रेकअप है कि मटेरियल आपके पास 20 है, लेबर 4 है, ओवरहेड्स 2 है। जाहिर है वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप है, मटेरियल 20, लेबर 4, ओवरहेड्स 2, तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स ही होंगे। Fixed costs of 6000 per month are paid on 28th of each month। Fixed cost 6000 पर मंथ है, 28th of each month पे होती है। क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट, ख्याल रखना ये क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट है। मई में 1000, जून में 1200, जुलाई में 1400, अगस्त में 1600, सितंबर में 1800, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2200, दिसंबर में 2600। ये क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट है। फिर दी में प्रोडक्शन क्वांटिटीज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, ये प्रोडक्शन क्वांटिटीज है। ऊपर क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट थी, ये प्रोडक्शन क्वांटिटीज है।
ई कैश सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 100 यूनिट्स अ मंथ। कैश सेल भी होंगी 5% डिस्काउंट पे 100 यूनिट्स अ मंथ। ऊपर क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट थी, नीचे कैश सेल्स है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% 100 यूनिट्स अ मंथ। ऊपर क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट थी, ये कैश सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% 100 यूनिट्स अ मंथ। नेक्स्ट, कस्टमर सेटल देयर अकाउंट्स बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल। कस्टमर अपने अकाउंट सेटल करते हैं 2 महीने बाद सेल के। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ मटेरियल आर पेड 2 मंथ्स आफ्टर मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। सप्लायर्स को भी 2 महीने बाद पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एज देयर इनकर्ड। वेजेस उसी महीने दे दी जाती है। नेक्स्ट, 70% ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड इज पेड इन मंथ ऑफ प्रोडक्शन, रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ। बेटा 70% वेरिएबल ओवरहेड मंथ ऑफ प्रोडक्शन, रिमाइंडर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 18,000 इज टू बी पेड इन अक्टूबर। टैक्स भरना 18,000 का अक्टूबर में। Next, a new delivery vehicle was bought in June. It cost 8,000 and is to be paid for in August. Old vehicle was sold for 600. Buyer undertaking to pay in July. एक नया vehicle खरीदा जून में, 8,000 है, अगस्त में पैसे देने। पुराना vehicle 600 में बेचा, buyer जुलाई में देगा। Next, company is expected to be 3,000 overdrawn at the bank at 30 जून 2005। कंपनी 30 जून 2005 को 3,000 नेगेटिव बैलेंस में होगी। No increase decrease work in progress raw material finished goods are planned. No price increases are expected. ना कोई price increase expected है, ना कोई stock holding expected है। ठीक है, और आपको करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऊपर लिखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन से मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है सेकंड हाफ ऑफ 2005 और कमेंट्स भी देंगे। ठीक है, ये काम मैं शुरू करता हूँ। 2 मिनट आपको देना हूँ, जरा सवाल को क्विकली रिव्यू कर लो एक दफा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू G&Z कंपनी। आपको इंफॉर्मेशन दी गई है किसकी, G&Z कंपनी की। You are required to prepare a month by month cash budget for the second half of 2005। नीचे इंफॉर्मेशन G&Z की है, आपको मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2005 और कमेंट्स देने हैं जो कंसीडर माइट बी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन है, कंपनी की प्रोडक्ट वेस्टेज 40 में बिकती है, वेरिएबल कॉस्ट 26 है, जो मटेरियल 20, लेबर 4, ओवरहेड्स 2 से मिलकर बन रही है। जाहिर है वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप है, मटेरियल 20, लेबर 4, ओवरहेड्स 2, तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स कॉस्ट ऑफ 6,000 पर मंथ आर पेड ऑन 28th ऑफ ईच मंथ। क्वांटिटी सोल्ड टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट है, देन प्रोडक्शन क्वांटिटीज हैं। कैश सेल्स 5% डिस्काउंट पे 100 यूनिट्स अ मंथ। कस्टमर 2 महीने बाद पैसे देने, सप्लायर भी 2 महीने बाद पैसे हम उनको देते हैं।
वेजेस सेम मंथ होती है, 70% वेरिएबल ओवरहेड मंथ ऑफ प्रोडक्शन, 30% नेक्स्ट मंथ में। टैक्स 18,000 का अक्टूबर में, व्हीकल खरीदा गया जून में जो 8,000 का था, अगस्त में पैसे देने। ओल्ड व्हीकल 600 में बेचा गया, बायर जुलाई में दे रहे। कंपनी 3,000 ओवरड्रॉन होगी बैंक में 30 जून। कोई इंक्रीज डिक्रीज प्राइसेस में रॉ मटेरियल में एक्सपेक्टेड नहीं है। करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है सेकंड हाफ ऑफ 2005। कब देखो, मैं मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहा हूँ फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2005, मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहा हूँ फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2005। मेरा सवाल ये, कैश बजट में याद है सबसे पहले कॉलम्स बनते थे। जब आप मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हो सेकंड हाफ ऑफ 2005, मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हो तो कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे। मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हो, कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे। कौन से मंथ सर? मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हो तो मंथ्स के कॉलम्स बनेंगे फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2005। मुझे बताओगे सेकंड हाफ ऑफ 2005 में मंथ्स कौन कौन से होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मानते हो भाई? आपको मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना है सेकंड हाफ ऑफ 2005 का, तो भाई सेकंड हाफ ऑफ 2005 में मंथ्स कौन कौन से होंगे सेकंड हाफ में? 2005 के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट हाफ ऑफ 2005 बोलता तो जैन टू जून आ जाते। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाने, कंफर्म कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे। सेकंड हाफ ऑफ 2005 का मतलब है मंथ्स होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कॉलम्स बन गए। अच्छा, जैसे ही कॉलम्स बन गए ना कैश बजट में, मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना था, कॉलम्स मंथ्स के बन गए। सेकंड हाफ ऑफ 2005 का मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे कॉलम्स बन गए ना, बट आप कैश बजट बनाना शुरू करो। दो हेड्स आएंगे, पहला हेड रिसीट्स जिसमें हर किस्म के इनफ्लोज लिखो, और दूसरा हेड पेमेंट्स जिसमें हर किस्म के आउटफ्लोज लिखो। पहला हेड रिसीट्स जिसमें हर किस्म के इनफ्लोज लिखो, दूसरा हेड पेमेंट जिसमें हर किस्म के आउटफ्लोज लिखो। स्टार्ट करते हैं, पहला हेड कंप्लीट करता हूँ, रिसीट्स पे कॉपी करना। ये बताओ, सवाल तुमने पढ़ा है, इस सवाल में रिसीट्स इनफ्लोज कहां कहां से आ रहे? इस सवाल में रिसीट्स इनफ्लोज कहां कहां से आ रहे? एक तो बेटा रिसीट्स या इनफ्लोज आएंगे क्रेडिट सेल से। जाहिर है आपने क्रेडिट पे माल बेचा है तो एक तो इनफ्लोज आएंगे क्रेडिट सेल से, ठीक है। एक इनफ्लोज आएंगे कैश सेल से, क्रेडिट पे थोड़ी माल बेचा है, कैश पे भी बेचा है। तो एक इनफ्लोज क्रेडिट सेल से आ रहे हैं, एक इनफ्लो कैश सेल से, और एक इनफ्लो आ रहा है आपने व्हीकल बेचा है। इसके अलावा कहीं से इनफ्लो नहीं आ रहा है। इस सवाल में क्रेडिट सेल्स आ रहे हैं, कैश सेल्स आ रहे हैं और व्हीकल बेचा है। इसके अलावा कहीं से इनफ्लोज नहीं आ रहे। तीनों लिख के टोटल कर लेना ताकि टोटल रिसीट्स आ जाए। मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना था सेकंड हाफ ऑफ 2005 का। मैंने पूछा मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हो तो कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे? आपने कहा यस। सेकंड हाफ के मंथ्स क्या हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दो हेड्स बना ले, पहला हेड रिसीट्स, दूसरा हेड पेमेंट्स। बेटा रिसीट में सब इनफ्लोज आएंगे। ये बताइए इस सवाल में इनफ्लोज कहां कहां से आ रहे हैं? एक कैश सेल से आ रहा है, एक इनफ्लो क्रेडिट सेल से आ रहा है, एक इनफ्लो व्हीकल से आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनफ्लो आ रहा है क्रेडिट सेल से। बेटा क्रेडिट सेल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो रही है और सेलिंग प्राइस 40 है। जुलाई की लिख रही है ना। जुलाई में आप देखो क्वांटिटी सोल्ड या टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट 1400 यूनिट्स है। जुलाई में क्वांटिटी सोल्ड टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट 1400 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस 40 है, 56,000। मैं जुलाई में लिखने गया ना तो आपने मुझे मना कर दिया। जुलाई में 1400 यूनिट्स बिके, 40 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, 56,000 का इनफ्लो आएगा तो सही, लेकिन ये जुलाई में थोड़ी आएगा। कस्टमर तो 2 महीने बाद पैसे देते हैं, तो ये जुलाई का इनफ्लो 56,000 सितंबर में आएगा। सर इसका मतलब जुलाई में कुछ भी नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मई में आपने 1000 यूनिट्स बेचे ऑन क्रेडिट, कैश सेल्स छोड़ दो, मई में आपने 1000 यूनिट्स बेचे क्रेडिट में, 40 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो मई का रेवेन्यू 40,000 हुआ। मई का रेवेन्यू 40,000 मई में नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा जुलाई में। तो आपने जुलाई में एक इनफ्लो लिख लिया 40,000, ठीक है। उसके बाद आपने क्रेडिट सेल किए जून में 1200 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स क्रेडिट सेल की है, सेलिंग प्राइस है 40 पर यूनिट। बेटा 1200 यूनिट्स बेचे 40 पर यूनिट, तो मुझे बताएं जून का रेवेन्यू 48,000 होगा, वो जून में थोड़ी आएगा। 2 महीने बाद अगस्त में 48,000 का इनफ्लो आएगा। फिर आपने जुलाई में 1400 यूनिट्स बेचे क्रेडिट पे, 40 पर यूनिट 56,000। जुलाई का रेवेन्यू 2 महीने बाद सितंबर में आएगा 56,000।
फिर आपने अगस्त में 1600 यूनिट्स बेचे 40 पर यूनिट 64,000। 2 महीने बाद अगस्त का रेवेन्यू अक्टूबर में आ जाएगा 64,000 इनफ्लो। सितंबर में आपने 1800 यूनिट्स बेचे 40 पर यूनिट 72,000। सितंबर का 72,000 सितंबर में नहीं आएगा, 2 महीने बाद नवंबर में आएगा। और बेटा अक्टूबर में 2000 यूनिट्स बेचे 40 पर यूनिट 80,000। अक्टूबर का 80,000 का रेवेन्यू दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया इन्फ्लोस। सर नवंबर में जो 2200 यूनिट बेचे 40 पर यूनिट 88,000 बेटा, वो तो दिसंबर के बाद जनवरी 2 महीने बाद आ जाएगा ना, तो हमें तो जनवरी का बनाना ही नहीं है, बस खत्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कैश बजट में ट्रांजैक्शंस अकरेंस पे नहीं, मूवमेंट ऑफ कैश पे रिकॉर्ड होती है। मई के 1000 यूनिट्स बेचे 40 पर यूनिट क्रेडिट पे 40,000। 2 महीने बाद पैसा आएगा, जुलाई में इनफ्लो आएगा 40,000। जून में 1200 यूनिट 40 पर यूनिट 48,000। जून का पैसा अगस्त में आ गया 2 महीने बाद। जुलाई में 1400 यूनिट 40 पर यूनिट क्रेडिट पर 56,000। जुलाई का पैसा सितंबर में आ गया एंड सो ऑन। ये तमाम इनफ्लोज आ गए क्रेडिट सेल्स। बेटा उसके बाद कैश सेल्स, इनफ्लो कैश सेल्स से वगैरह। कैश सेल्स है 5% डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू एवरेज 100 यूनिट्स अ मंथ। सर ये 100 यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नहीं भाई, ये पार्ट सी में क्लियरली लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी सोल्ड टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट है, ये टोटल सेल्स नहीं है, सिर्फ क्रेडिट की है। ई में लिखा हुआ है कैश सेल होंगे डिस्काउंट ऑफ 5% एक्सपेक्टेड टू एवरेज 100 यूनिट्स अ मंथ, वो तो क्रेडिट सेल थी, कैश सेल थी। बेटा कैश सेल 100 यूनिट्स अ मंथ होगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब में 100 यूनिट्स। अच्छा कैश सेल्स का पैसा कब आएगा? उसी महीने। जुलाई में 100 यूनिट्स की कैश सेल होंगी, 40 रुपए पर यूनिट पे नहीं बिकेगा, ये 5% डिस्काउंट 38 में बिकेगा, तो जुलाई में कैश सेल 3800 की होगी, तो 3800 का आ जाएगा। अगस्त में भी 100 यूनिट्स 38 पर यूनिट 5% डिस्काउंट के हिसाब से बिकेंगे, 3800 अगस्त में आ जाएगा। सितंबर में 100 यूनिट्स 38 पर यूनिट 3800 सितंबर में। अक्टूबर में 100 यूनिट्स 38 पर यूनिट 3800 अक्टूबर में। नवंबर में 100 यूनिट्स 38 पर यूनिट 5% डिस्काउंट 3800 नवंबर में। और दिसंबर का 3800 दिसंबर में। ये भी इन्फ्लो आ रहा है। और एक इन्फ्लो आपके पास आ रहा है, आपने व्हीकल बेचा है। पॉइंट के देखो, न्यू व्हीकल वाज बॉट इन जून, इट कॉस्ट 8,000 इज टू बी पेड फॉर इन अगस्त। ओल्ड व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 600, बायर अंडरटेकिंग टू पे इन जुलाई। बड़ा पुराना व्हीकल 600 में बिका है, तो 600 का इन्फ्लो आएगा। कब पैसे दे रहा है वो? जुलाई में। आप पूरे सवाल में ढूंढ लो, इसके अलावा कोई इन्फ्लो नहीं है। एक इन्फ्लो क्रेडिट सेल से आ रहा है, एक इन्फ्लो कैश सेल से आ रहा है, और एक व्हीकल से आ रहा है। व्हीकल 600 का जुलाई में बिका। कैश सेल 100 यूनिट्स हर महीने 38 में 40 में नहीं बिकी, 3800 उसी महीने आ गया। और क्रेडिट सेल्स हर महीने की दी हुई है, 2 महीने बाद पैसे आते हैं 40 पर यूनिट, लेकिन जुलाई का तो सितंबर में आएगा, मई का जुलाई में, अगस्त जून का अगस्त में, जुलाई का सितंबर में एंड सो। इसके अलावा कोई इनफ्लोज नहीं है। तो अब मैं हर हेड का हर कॉलम का टोटल कर लेता हूँ, ताकि टोटल रिसीट्स आ जाएं, जो कि ये बन रही है जुलाई में 44,400, अगस्त में 51,800, सितंबर में 59,800, अक्टूबर में 67,800, नवंबर के अंदर 75,800 और दिसंबर में 83। ये मेरे पास मंथ बाय मंथ कैश बजट में रिसीट्स आ गई। मैंने पहले मंथ बाय मंथ बजट का सुन के मंथ्स के कॉलम्स बनाए। सेकंड हाफ में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दो हेड्स बनाने। पहला रिसीट्स जिसमें हर इनफ्लो आएगा, दूसरा पेमेंट जिसमें हर आउटफ्लो आएगा। तो हमने पहला हेड कंप्लीट कर लिया रिसीट्स का। जहां जहां से रिसीट्स आ रही थी लिख ली। एक रिसीट आ रही है कैश सेल से, वो लिख ली। एक रिसीट आ रही है क्रेडिट सेल से, वो लिख ली। और एक रिसीट आ रही है व्हीकल से, वो लिख लिया। व्हीकल 600 का अगस्त में बेचा जा रहा है, तो अगस्त में आ गया इनफ्लो आपके पास 600 का। कैश सेल हर महीने 100 यूनिट्स है, 40 पर यूनिट की 5% डिस्काउंट 38 में, तो 3800 आ रहा है। कैश सेल का पैसा उसी महीने आते हैं, तो उसी महीने लिख दिया। क्रेडिट सेल जितने भी यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 40 पर यूनिट से, लेकिन जुलाई का सितंबर में, अगस्त का अक्टूबर में। तो मई में जो ये 1000 यूनिट 40 पर यूनिट 40,000, वो 2 महीने बाद जुलाई में आया। जून वाली जो ये 1200 यूनिट 40 पर यूनिट 41,000, वो अगस्त में आया। और जुलाई वाली सितंबर में एंड सो ऑन। बेटा इसके अलावा कई इनफ्लोज नहीं थे, हर पर्टिकुलर मंथ का टोटल कर दिया, तो टोटल रिसीट्स आ गई आपके सामने। यहाँ मैं पॉज ले रहा हूँ, रिसीट्स इनफ्लोज को कॉपी कर लो, कोई सवाल है पूछ लो, फिर पेमेंट्स पे जाता हूँ।
चलें जी, तो इसमें कोई ऐसा जो है वो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। बेटा मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हैं फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2005। मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हैं फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2005। मैंने कहा मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हैं, कैश बजट की सबसे पहली चीज कॉलम्स है। मंथ बाय मंथ कैश बजट बना रहे हैं तो कॉलम्स मंथ्स के बनेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ 2005 के मंथ्स डाल दें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दो हेड्स आएंगे, पहला हेड रिसीट्स, दूसरा है पेमेंट्स। रिसीट्स में हर किस्म के इनफ्लोज रिकॉर्ड होंगे। बेटा इनफ्लोज यहाँ पे क्या कहाँ रहे हैं, व्हीकल 600 का बिका जुलाई में वो डाल दिया, कैश सेल 100 यूनिट्स 40 पे नहीं 5% डिस्काउंट 38 में वो डाल दिया 3800। और फिर क्रेडिट सेल आ गई 1000 यूनिट्स इंटू 40 पर यूनिट। लेकिन क्रेडिट सेल का पैसा जो है वो जाहिर सी बात है दो महीने बाद आ रहा है, तो मई वाला जुलाई में, जून वाला अगस्त में। सो बेटा जब टोटल रिसीट्स का हेड आ गया ना, अब आपका नेक्स्ट हेड है टोटल पेमेंट्स। ठीक है, अब पेमेंट्स के हेड में जितने आउटफ्लोज हो रहे हैं ना वो रिकॉर्ड करो। सवाल इस क्वेश्चन में आउटफ्लोज कहाँ का है बेटा? एक आउटफ्लो हो रहा है मटेरियल पे, एक आउटफ्लो हो रहा है लेबर या वेजेस, एक हो रहा है वेरिएबल ओवरहेड, एक हो रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक है टैक्स पेमेंट्स और एक है। ठीक है, ये 6 आउटफ्लोज हो रहे हैं। इनको मिला के टोटल पेमेंट्स आ गई। ठीक है सर, सवाल में पेमेंट्स का हेड बनाने, पेमेंट्स कहाँ कहाँ हो रही है बेटा? 6 जगहों पे पेमेंट्स हो रही है। एक मटेरियल की पेमेंट है, बोला है ना सप्लायर को 2 महीने बाद पैसे देते हैं। एक लेबर है, वेजेस सेम मंथ में हो रही है। एक वेरिएबल ओवरहेड्स है 70% मंथ ऑफ प्रोडक्शन 30% फॉलोइंग मंथ। ठीक है, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स है 28th ऑफ ईच मंथ। एक टैक्स पे करना है और एक व्हीकल खरीदा गया। ठीक है, ये 6 पेमेंट्स हैं। इनको लिख लूंगा ना और टोटल करूंगा तो हर हेड की टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, आपने जो आसान आसान है पहले मैं वो लिख रहा हूँ। पॉइंट नंबर के पे आ जाओ। अ न्यू व्हीकल वाज बॉट इन जून, इट कॉस्ट 8000। जून में एक व्हीकल खरीदे 8000 का। इज टू बी पेड फॉर इन अगस्त, इसके पैसे अगस्त में दिए जाएंगे। तो बेटा एक आउटफ्लो व्हीकल पे आ रहा है 8000 का, जून में नहीं अगस्त में। लिखा हुआ है ना अगस्त में पैसे देंगे, तो ये 8000 का जो आउटफ्लो आएगा पेमेंट होगी, ये जून में नहीं होगी, किधर होगी? अगस्त में। ठीक है, अच्छा फिर पॉइंट नंबर जे पे आओ। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 18000 इज टू बी पेड इन अक्टूबर। 18000 का कॉर्पोरेशन टैक्स देना अक्टूबर में। अक्टूबर में 18000 का टैक्स दे दिया। ठीक है, फिर आओ पॉइंट बी पे। फिक्स कॉस्ट ऑफ 6000 पर मंथ आर पेड ऑन 28th ऑफ ईच मंथ। बेटा फिक्स कॉस्ट 6000 पर मंथ है, हर महीने 6000 6000 6000 6000 6000 उसी महीने की 28 तारीख को पे होते हैं। तो बेटा जुलाई की 6000 है, उसी महीने की 28 तारीख को जुलाई में 6000 का आउटफ्लो हो गया। अगस्त की भी 6000 मंथ है, अगस्त की 28 तारीख को पे हो गई, अगस्त में आउटफ्लो आ गया। सितंबर की भी 6000 मंथ है, सितंबर में पे हो गई 6000। अक्टूबर की भी 6000 मंथ है, अक्टूबर में पे हो गई। नवंबर की भी 6000 मंथ है, नवंबर में पे हो गई। और दिसंबर की भी 6000 मंथ की है, दिसंबर में पे हो गई। ये 3 चीजें मैंने बड़ा आराम से लिख ली। व्हीकल 8000 का अगस्त में पे करना, अगस्त में लिख लिया। टैक्स 18000 का अक्टूबर में पे करना है तो अक्टूबर में टैक्स लिख लिया 18000। फिक्स कॉस्ट 6-6000 हर महीने की है, उसी महीने की 28 तारीख को पे हो रही है, तो थे 6-6000 का आउटफ्लो उसी महीने लिख लिया। ठीक है, अब आ जाओ मटेरियल लेबर वेरिएबल। बेटा मटेरियल के दाम क्या है? 20 पर यूनिट। देख रहे हो पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 26 है जिसमें मटेरियल 20 है, लेबर 4 है, और वेरिएबल ओवरहेड्स 2 है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स। बेटा मटेरियल कॉस्ट लिख रहे हो, मटेरियल कॉस्ट है 20 पर यूनिट। बताओ जो मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस पे है कि यूनिट सोल्ड पे? यूनिट्स प्रोड्यूस पे। कॉस्ट हमेशा यूनिट्स प्रोड्यूस पे आती है, रेवेन्यू यूनिट सोल्ड पे आता है, कॉस्ट तो यूनिट्स प्रोड्यूस पे आती है। मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट है। मई में 1200 यूनिट्स बने 24000, जून में 1400 यूनिट्स बने 28000, जुलाई में 1600 यूनिट्स बने 32000, अगस्त में 2000 यूनिट्स बने 40000, सितंबर में 2400 यूनिट्स बचते हैं 48000, अक्टूबर में 2800 यूनिट्स बने 20 पर यूनिट 2600 यूनिट्स बने, सॉरी 52000, नवंबर में 20 पर यूनिट 2400 यूनिट 48000, और दिसंबर में 2200 यूनिट 20 पर यूनिट 44000। मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई के आंसर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, सप्लायर ऑफ मटेरियल को हम पैसे 2 महीने बाद दे रहे हैं ना, तो मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट है, मई में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 24000 बनी। ये मई की 24000 की पेमेंट कब होगी? 2 महीने बाद, जुलाई में।
बेटा जून में 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट 28,000। जून की पेमेंट जून में नहीं होगी, 2 महीने बाद अगस्त में। बेटा जुलाई में 1600 यूनिट प्रोड्यूस हुए, 20 पर यूनिट 32,000। 32,000 जो जुलाई की पेमेंट है वो कब होगी? सितंबर में। अगस्त की 20 पर यूनिट है, 2000 यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट 40,000। अगस्त की पेमेंट कब हो रही है? अक्टूबर में 40,000। सितंबर की 20 पर यूनिट 2400 यूनिट 48,000 है। सितंबर के पैसे दिए कब जा रहे हैं? नवंबर में। और बेटा अक्टूबर की 2600 यूनिट प्रोड्यूस हुए, 20 पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट 52,000 है। अक्टूबर की पे कब होगी? 52,000 दिसंबर में। नवंबर की 2400 यूनिट 20 पर यूनिट 48,000 है, लेकिन नवंबर वाली जनवरी में पे होगी, जिससे आपका ताल्लुक नहीं है। आपने मटेरियल कॉस्ट भी हर महीने की ले ली है, ठीक है। अच्छा अब आ जाए लेबर कॉस्ट पे। अब आ जाए लेबर कॉस्ट पे। बेटा लेबर कॉस्ट का रेट क्या है? लेबर कॉस्ट का रेट है 4 पर यूनिट। लेबर या वेजेस 4 पर यूनिट है। बेटा ये 4 पर यूनिट है, बताइए यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होगी यूनिट सोल्ड से, यूनिट्स प्रोड्यूस से। कॉस्ट हमेशा यूनिट प्रोड्यूस। लेबर कॉस्ट 4 पर यूनिट है। मई में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4800। जून में 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 5600। 4 पर यूनिट। जुलाई में 1600 यूनिट 6400। अगस्त में 2000 यूनिट 4 पर यूनिट 8000। सितंबर में 2400 यूनिट 4 पर यूनिट 9600। बेटा अब अगर वो कहता है ना वेजेस भी 2 महीने बाद है, तो मई वाली जुलाई में, जून वाली सितंबर में। कहता वेजेस अगले महीने है, तो मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में। उसने आपको पॉइंट नंबर एच में कहा है वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एज आर इनकर्ड। तो बेटा लेबर 4 पर यूनिट है, मई में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4800 हुई। मई की 4800 मई में पे हो जाएगी उसी महीने। जून की 1400 यूनिट्स 4 पर यूनिट 5600 जून में पे हो जाएगी। आप जून का बजट थोड़ी बना रहे हो। जुलाई में 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4 पर यूनिट। जुलाई की 6400 बनती है, पे कब होगी? जुलाई में 6400। अगस्त में 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट 8000। अगस्त की लेबर कॉस्ट पे 8000 अगस्त में ही होगी। बेटा 4 पर यूनिट सितंबर में 2400 यूनिट्स 9600। सितंबर वाली सितंबर में पे हो जाएगी। 2600 यूनिट 4 पर यूनिट अक्टूबर में 10,400। 2600 यूनिट 4 पर यूनिट 10,800 बनी, 10,400। बेटा अक्टूबर वाली अक्टूबर में पे हो जाएगी। 4 पर यूनिट नवंबर वाली 2400 यूनिट्स 9,600। क्या ये नवंबर में पे हो रहे हैं 9,600? यस। और दिसंबर में बेटा आपने 2200 यूनिट्स बनाए, 4 पर यूनिट 8,800। ये कब पे होंगे? दिसंबर में। हमारे पास ये आ गई है हर महीने की लेबर कॉस्ट। बेटा आपको मटेरियल लेबर समझ में आया? मटेरियल 20 पर यूनिट है, हर साल के प्रोड्यूस यूनिट से मल्टीप्लाई होकर मटेरियल कॉस्ट आ गई। लेकिन मई वाली जुलाई में, जून वाली अगस्त में, अगस्त वाली अक्टूबर में, एंड सो ऑन। इसी तरह लेबर कॉस्ट 4 पर यूनिट है, हर महीने के यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होगी, लेबर कॉस्ट आ गई। लेकिन मई वाली मई में उसका नहीं बना रहे, जून वाली जून में उसका भी नहीं बना रहे, जुलाई वाली जुलाई में, अगस्त वाली अगस्त में, सितंबर वाली सितंबर में, एंड सो ऑन। ठीक है। अब आखिरी चीज बची है वेरिएबल ओवरहेड, जिसको जरा देख लेना। बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है 2 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 पर यूनिट है। बताओ ये यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होगी यूनिट्स सोल्ड से, यूनिट्स प्रोड्यूस से। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 पर यूनिट है। टू पर यूनिट है। मई में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मई की 2400 बनी। 2 पर यूनिट है। जून में 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 2800 बनी। 2 पर यूनिट जुलाई में 1600 यूनिट्स है, 3200 बन गई। 2 पर यूनिट है अगस्त में 2000 यूनिट्स है, 4000 हो गई। 2 पर यूनिट है सितंबर में 2400 यूनिट्स है, 4800। 2 पर यूनिट अक्टूबर में 2600 यूनिट्स है, 5200। 2 पर यूनिट है नवंबर में 2400 यूनिट्स, 4800। और 2 पर यूनिट है दिसंबर में 2200 यूनिट्स, 4400। हर महीने के वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। बोलता सेम मंथ पे हो रहे हैं तो उसी महीने लिख देते। बोले एरियर्स में हो रहे हैं तो मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। तो 2 महीने बाद हो रहे हैं तो मई वाला जुलाई में, जून वाला सितंबर में। बोला क्या है? 70% वेरिएबल ओवरहेड सेम मंथ में,
और रिमाइंडर 30% नेक्स्ट मंथ। 70% वेरिएबल ओवरहेड उसी महीने में पे हो रहे हैं, 30% नेक्स्ट मंथ में पे हो रहे हैं अगले महीने। तो अब मुझे एक बात बताओ, मे के वेरिएबल ओवरहेड्स 2 पर यूनिट 1200 यूनिट्स हैं, 2400 पे किस तरह हो रहे हैं बेटा? इसका 70% उसी महीने पे हो रहा है, 1680, और 30% अगले महीने हो रहा है 720। जून के 2800 है, 70% जून में पे हो रहा है 1960, लेकिन 30% जुलाई में पे हो रहा है 840। अब कोई आपसे पूछे ना जून के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने, तो आप बोलोगे 2800 है, लेकिन अगर आपसे पूछे ना कैश कितना पे हो रहा है, तो देखो कैश पे हो रहा है 1960 और 720, 2880। 70% जून वाले पे हो रहे हैं, 30% पिछले महीने वाले पे हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जुलाई के वेरिएबल ओवरहेड्स 3200 है, 70% जुलाई में पे हो रहा है 2240, 30% 960 नेक्स्ट मंथ पे हो रहा है। तो जुलाई के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 3200, लेकिन देखो कैश कितना पे हो रहा है इसमें 2240, 70% इसी महीने वाला, 840 पिछले महीने वाला। थ्री जीरो 80। तो आपने वेरिएबल ओवरहेड्स की जुलाई में पेमेंट लिख दी 3080 है 3200, लेकिन कैश कितना पे हो रहा है 70% जुलाई वाला ही, 30% पिछले महीने वाला, ठीक है। अगस्त के वेरिएबल ओवरहेड्स 4000 है बेटा, 70% अगस्त में पे हो रहा है, 70% अगस्त में 2800, बाकी 30% 1200 नेक्स्ट महीने पे हो रहा है, ठीक है। अब कोई पूछे अगस्त के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने बेटा, 4000 है, पे कितने हो रहे हैं 2800, 70% इसी महीने वाले, 30% पिछले महीने वाले 3760। तो अगस्त में वेरिएबल ओवरहेड्स का कैश पे हुआ 3760। बेटा सितंबर के वेरिएबल ओवरहेड्स 4800 है, 70% सितंबर में पे हो गया 3360, और 30% नेक्स्ट मंथ पे हो गया 1440। कोई पूछे सितंबर के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने 4800, पे कितने हो रहे हैं 3360, 70% इस महीने वाले, 12% पिछले महीने वाले, 30% 1200, पे हो रहा है 4560 सितंबर में। कैश कैश बजट में ट्रांजैक्शंस कैश के हिसाब से आनी है। अक्टूबर के वेरिएबल ओवरहेड्स बेटा 5200 है, 70% अक्टूबर में पे हो गए 3640, 30% नवंबर में चले गए 1560। आप कोई पूछे अक्टूबर के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने 5200, पे कितने हो रहे हैं 70% इसी महीने वाले, 30% पिछले महीने वाले 5080, अक्टूबर में पे हो गए। बेटा नवंबर में 4800 के वेरिएबल ओवरहेड्स है, 70% 3360 नवंबर में, 30% 840 दिसंबर में। कोई पूछे नवंबर के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने 4800 है, पे कितने हो रहे हैं 3360 इस महीने वाले, 1560 पिछले महीने वाले। फोर 920 ये हो गए नवंबर में। और बेटा फाइनली दिसंबर के वेरिएबल ओवरहेड्स 4400 है, 70% बेटा दिसंबर में पे हो गए 3080, 30% नेक्स्ट मंथ जिससे ताल्लुक नहीं है। कोई पूछे दिसंबर के वेरिएबल ओवरहेड्स थे कितने 4400, पे कितने हुए 3080, 70% इसी महीने वाले, और बेटा 840 पिछले महीने वाले 3920। ये दिसंबर का आउटफ्लो होगा, ठीक है। सारी पेमेंट्स आ चुकी हैं। मटेरियल 20 पर यूनिट हर महीने के यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन 2-2 महीने बाकी हो गई। वेजेस 4 पर यूनिट हर महीने के यूनिट से मल्टीप्लाई इसी महीने पे हो गई। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 पर यूनिट हर महीने के यूनिट से मल्टीप्लाई, तो 70% इसी महीने पे हो रहे हैं, 30% अगले महीने पे हो रहे हैं। यानी कि किसी एक मंथ में 70% उसी महीने वाले जा रहे हैं, 30% पिछले महीने वाले जा रहे हैं। तो टोटल करके वेरिएबल ओवरहेड्स आया, फिक्स कॉस्ट उसी महीने, टैक्स अक्टूबर में, व्हीकल अगस्त में। सारी पेमेंट्स आ चुकी हैं बेटा, ये कॉपी कर लो, फिर मैं ये वर्किंग सारी मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इनमें खास तौर पे वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई इशू है पूछ लें।
अच्छा, एक मिस्टेक है दिसंबर में ना, ये 1440 था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 4520 बनेगा। अच्छा जी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब हमें कैश बजट बनाना है तो मंथ बाय मंथ कैश बजट बनाना था, तो आप मंथ्स के कॉलम्स बना लें। सेकंड हाफ ऑफ 2005 के मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
दो हेड्स बनाए, पहला रिसीट्स दूसरा पेमेंट। रिसीट्स में सारे इनफ्लोज ले, पेमेंट में सारे आउटफ्लोज ले। मैंने पूछा रिसीट्स कहाँ से हैं, आपने कहा कैश सेल 100 यूनिट 38 रुपए के हिसाब से हर महीने 38। इनफ्लो व्हीकल 600 रुपए का जुलाई में इनफ्लो। क्रेडिट सेल 1000 यूनिट्स 40 पर यूनिट। 40,000 में वो जुलाई में आ गया, जून वाला अगस्त में, जुलाई वाला सितंबर में, क्योंकि पेमेंट दो महीने बाद हो रही है। ठीक है, टोटल करके रिसीट्स का लॉक कर लिया। ठीक है, अगला हेड मैंने आपसे कहा पेमेंट्स का डालिए, जिसमें सारे आउटफ्लोज रिकॉर्ड करें। सर इस सवाल में आउटफ्लोज कहाँ का है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टैक्स, व्हीकल। व्हीकल 8,000 की पेमेंट अगस्त में हुई है, वो आउटफ्लो लिख दिया। टैक्स 18,000 अक्टूबर में लिख दिया। फिक्स कॉस्ट 6,000 हर महीने 6,000 28th ऑफ ईच मंथ और महीने 6,000। मटेरियल 20 पर यूनिट है, यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन वही 2 महीने बाद है, तो मई वाला जुलाई में, जून वाला अगस्त में, जुलाई वाला सितंबर में, सोन। लेबर 4 पर यूनिट है, हर महीने के यूनिट से मल्टीप्लाई हुई, लेकिन सेम मंथ पे हो रही है, तो मई का मई में, जून का जून में, जुलाई का जुलाई में, अगस्त का अगस्त में, सितंबर का सितंबर। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 पर यूनिट है, यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन आपने पोर्शन किया 70% उसी महीने, 30% नेक्स्ट मंथ। तो किसी महीने जो वेरिएबल ओवरहेड्स पे हो रहे हैं ना, वो 70% उसी महीने वाले हो रहे हैं, 30% पिछले महीने वाले हो रहे हैं। ठीक है, एड अप कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स का आउटफ्लो आपने लिख दिया। जब पेमेंट्स खत्म होगी ना, तो हर महीने की टोटल पेमेंट्स कर लो। ठीक है, टोटल पेमेंट्स बनेंगी 39,480। चले भाई, हर महीने की टोटल रिसीट्स भी आ गई, हर महीने की टोटल पेमेंट्स भी आ गई। जैसे ही हर महीने की टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स आ गए ना, कंक्लूजन देखें। अब आप एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करें, रिसीट्स लेस पेमेंट्स। हर महीने की रिसीट्स में से हर महीने की पेमेंट्स इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करें। पहले महीने का इनफ्लो 44,400 है, आउटफ्लो माइनस करें 39,480। इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, तो 4,920 का सरप्लस बच रहा है। दूसरे महीने इनफ्लोज 51,800 है, आउटफ्लोज 53,760 है। इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, रिसीव्स लेस पेमेंट्स 1960 नेगेटिव बच रहा है, डेफिसिट, क्योंकि इनफ्लोज कम आउटफ्लोज ज्यादा। तीसरे महीने 59,800 इनफ्लोज है, 52,160 आउटफ्लोज है। इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लोज कम, 7,640 सरप्लस बच रहा है। चौथे महीने अक्टूबर में 67,800 इनफ्लोज है, 79,480 आउटफ्लोज है। माइनस करो, इनफ्लोज कम आउटफ्लोज ज्यादा, 11,680 डेफिसिट। 75,800 इनफ्लोज माइनस 68,520 आउटफ्लोज। नवंबर में 7,280 का पॉजिटिव सरप्लस बच रहा है। दिसंबर में 83,800 माइनस 71,320, 12,480 का सरप्लस बच रहा है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लोज कम है। बेटा हर महीने की रिसीट्स लेस पेमेंट्स करके सरप्लस से डेफिसिट आ गया। बस इसे ओपनिंग कैश बैलेंस से कंपेयर कर लो, तो आपके पास हर महीने का आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। जो हर महीने की रिसीट्स लेस पेमेंट्स हैं, इसे हर महीने के ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर कर लो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सर आप बताओ जुलाई का ओपनिंग बैलेंस क्या है। बेटा 30 जून को क्लोजिंग बैलेंस था 3,000 नेगेटिव, कंपनी 3,000 नेगेटिव बैलेंस रख रही थी 30 जून को। 30 जून का जो नेगेटिव बैलेंस है 3,000, वही 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 3,000 नेगेटिव।
4920 का सरप्लस कमाया, क्लोजिंग बचा 1920 पॉजिटिव। जुलाई का 1920 पॉजिटिव जो क्लोजिंग है वो अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा 1920। अगस्त का ओपनिंग 1920, 1960 का डेफिसिट, क्लोजिंग 40 नेगेटिव। अगस्त का जो क्लोजिंग है 40 नेगेटिव, वो सितंबर का ओपनिंग हो जाएगा 40 नेगेटिव, और आपने 7640 सरप्लस कमाया, क्लोजिंग 7600 पॉजिटिव। सितंबर का 7600 पॉजिटिव क्लोजिंग है, वो अक्टूबर का ओपनिंग हो जाएगा 7600 पॉजिटिव। 7600 पॉजिटिव है, और आपने 11680 का डेफिसिट कमा लिया, क्लोजिंग 4080 नेगेटिव। अक्टूबर का क्लोजिंग है 4080 नेगेटिव, वो इसका नवंबर का ओपनिंग बन जाएगा 4080 नेगेटिव, और आपने 7280 सरप्लस कमा लिया, क्लोजिंग 3200 नेगेटिव पॉजिटिव। नवंबर का जो 3200 पॉजिटिव है क्लोजिंग, वो दिसंबर का ओपनिंग बन जाएगा 3200, और आपने 12480 सरप्लस कमा लिया, क्लोजिंग। ये आपका मंथ बाय मंथ कैश बजट बन गया फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2005। ये बता क्या रहा है? 2 महीने प्रॉब्लम है कैश की, बाकी महीने सुकून है। तो पता है इससे पता क्या चला? कंपनी नीड्स टू फाइंड suitable opportunities to invest in July, September, नवंबर, दिसंबर। मैनेजमेंट ये भी तो है कि पैसा बच रहा है क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं इन्वेस्ट करो। While it needs to arrange for appropriate OD and other arrangements in August and October। बेटा कैश बजट बन जाता है ना, उसके बाद मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। जिन महीनों में नेगेटिव बैलेंस है वहां क्या मैनेजमेंट चाहिए? सही जगह सही इन्वेस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट्स वगैरह सब अरेंज करें। और जिन महीनों में पॉजिटिव बैलेंसेस है वहां क्या मैनेजमेंट चाहिए? अच्छी जगह टू इन्वेस्ट जो है वो ढूंढे। ठीक है, ये कर लें कैश बजट कॉपी। कोई सवाल है बेटा इस पर पूछ लें प्लीज।
अच्छा यार, अब मैं आपके साथ 3-4 थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ अभी, बाकी फिर हम उसके बाद आगे बात अपनी मजीद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, पहला थ्योरेटिकल एरिया जो स्क्रीन पे सामने वो डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज का। इदारे में वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज क्या होती हैं ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज का पहले आइडिया जरा ले लें, टॉपिक है क्या। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज का हम एरिया पढ़ने जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एरिया है एमसीक्यूज के लिए भी। देखिए, वर्किंग कैपिटल के हवाले से दो किस्म की पॉलिसीज पाई जाती हैं। एक का नाम है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज और एक का नाम है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज के हवाले से दो किस्म की पॉलिसीज पाई जाती है, एक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज पता है किस एजेंडे पे काम कर रही है? From where to raise finance for working capital? Working capital financing policies किस एरिया को डिस्कस कर रही है? फ्रॉम वेयर टू रेज फाइनेंस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। अगर कोई कहना वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज क्या होती है, फाइनेंसिंग पॉलिसी आपको बताना चाह रही है कि कहां से फाइनेंस रेज करें। अब इसमें तीन अप्रोचेज हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच। देखो, कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि फाइनेंस जब भी रेस करना हो ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म से रेस करो। अग्रेसिव अप्रोच कहती है फाइनेंस हमेशा शॉर्ट टर्म से रेस करो। मॉडरेट अप्रोच कहती है दोनों से रेस करो। नॉन करंट एसेट और परमानेंट करंट एसेट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो, जबकि फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो। सर, ये सारी बातें तो ठीक है कि वर्किंग कैपिटल की दो किस्म की पॉलिसीज हैं, एक फाइनेंसिंग और एक इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज का एजेंडा ये फाइनेंस कहां से उठाए। तीन अप्रोचेज हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है लॉन्ग टर्म से फाइनेंस उठाओ, एग्रेसिव कहती है शॉर्ट टर्म से फाइनेंस उठाओ, मॉडरेट कहती है नॉन करंट एसेट और परमानेंट करंट एसेट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो, फ्लक्चुएटिंग को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो। सर, ये नॉन करंट एसेट तो समझ में आते हैं, ये परमानेंट करंट एसेट और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट क्या होते हैं? देखिए, कुछ करंट एसेट्स परमानेंटली कंपनी के पास हर वक्त पड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट करंट एसेट्स। लेकिन कुछ करंट एसेट्स कंपनी के पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़े अरसे के लिए आते हैं, उसके बाद उनकी नीड नहीं होती। 2000 फ्लक्चुएटिंग करंट। कुछ करंट एसेट्स इन्वेंट्री वगैरह कंपनी पूरा साल रखती है, परमानेंट है। कुछ इन्वेंट्री वगैरह सिर्फ थोड़े अरसे के लिए रखी जाती है, वो फ्लक्चुएटिंग है। जैसे क्या मिठाई शॉप्स, केक शॉप्स, बेकर्स, केक्स वेक्स, मिठाइयाँ मिठाइयाँ एक सर्टेन लेवल पूरे साल मेंटेन करते हैं, दैट इज देयर परमानेंट करंट एसेट। लेकिन ईद का टाइम आता है तो 4-5 दिन के लिए उनको अपनी इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल की जो पहली पॉलिसी है ना, फाइनेंसिंग पॉलिसी, वो आपको समझाना चाह रही है फाइनेंस कहाँ से उठाए। बेटा, वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कहाँ से उठाए ना, उसकी तीन अप्रोचेज हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है लॉन्ग टर्म से उठाए, अग्रेसिव कहती है शॉर्ट टर्म से उठाए, मॉडरेट कहती है दोनों से उठाए। अच्छा, दूसरा एरिया वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पता है क्या डिस्कस करना चाह रही है? फ्रॉम वेयर टू फाइनेंस रेज नहीं, वो फाइनेंसिंग था। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बताना चाह रही है कितना पैसा लगाएं वर्किंग कैपिटल में, इन्वेंट्री में, रिसीवेबल में कितना पैसा लगाएं। वो था पैसा उठाए कहां से, यह पैसा लगाएं कितना। इसमें भी तीन अप्रोच हैं, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है हाई लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रखो, इन्वेंट्री वगैरह हाई रखो। एग्रेसिव अप्रोच कहती है लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री वगैरह लो रखो। मॉडरेट कहती है मिक्स्ड लेवल्स रखो, साल में जब जरूरत हो ज्यादा कर दो, जब जरूरत हो कम कर दो। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज में भी तीन पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में भी तीन पॉलिसीज है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज में भी तीन पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में भी तीन पॉलिसीज है। फाइनेंसिंग पॉलिसीज में भी तीन कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में भी तीन कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट है। लेकिन याद रखो दोनों का एजेंडा मुख्तलिफ है।
वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज दोनों में तीन तीन अप्रोचेस तो हैं, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट। लेकिन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज आपको सिर्फ समझाना चाहिए फाइनेंस कहाँ से उठाएं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताना चाहिए पैसा लगाएं कितना। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी जो बताना चाहिए फाइनेंस कहाँ से उठाएं, उसमें अगर कंजर्वेटिव अप्रोच है तो वो कह रही है फाइनेंस लॉन्ग टर्म से उठाओ, अग्रेसिव है तो कह रही है फाइनेंस शॉर्ट टर्म से उठाओ, और मॉडरेट है तो कह रही है मिक्स सोर्सेस से उठाओ। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बता रही है पैसा लगाएं कितना, कंजर्वेटिव अप्रोच कह रही है हाई लेवल्स लगाओ, अग्रेसिव कह रही है लो लेवल्स, और मॉडरेट कहती है मिक्स लेवल्स लगाओ। इसका सवाल एक दफा पेपर में आया था कि आप जरा वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज में सिमिलैरिटीज बताओ, डिफरेंसेस बताओ, फाइनेंसिंग में भी इन्वेस्टमेंट में भी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज में और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में सिमिलैरिटीज भी बताओ, डिफरेंसेस भी बताओ। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज में और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में सिमिलैरिटीज भी बताओ, डिफरेंसेस भी बताओ। तो बेटा सिमिलैरिटीज तो हैं, दोनों में कंजर्वेटिव है, दोनों में एग्रेसिव है, दोनों में मॉडरेट है, सिमिलैरिटीज तो है। लेकिन डिफरेंसेस भी हैं कि दोनों एजेंडा डिफरेंट डिस्कस कर रही है। फाइनेंसिंग पॉलिसीज बता रही है फाइनेंस उठाएं कहाँ से, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बता रही है पैसा लगाएं कितना। कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है ज्यादा पैसा लगाओ वर्किंग कैपिटल में, मॉडरेट एग्रेसिव कहती है कम लगाओ, मॉडरेट कहती है मिक्स लेवल्स लगाओ। फाइनेंस कहाँ से उठाओ, कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है लॉन्ग टर्म से, एग्रेसिव कहती है शॉर्ट टर्म से, मॉडरेट कहती है मिक्स से। ठीक है जी, ये एक थियोरेटिकल एरिया है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले 2 महीने की हिस्ट्री देखी है तो 2 महीने में 20 पोस्ट बने, बस 20 पिक्चर्स बनी है, तो मुझे उसमें कुछ पिक्चर्स को मैंने डबल काउंट किया, फिर मैं अच्छा, दूसरा फिर एक थियोरेटिकल एरिया हमारे पास assumptions या limitations of EOQ। आपको EOQ मैंने पढ़ाया पिछली क्लासेस में, उसकी कुछ assumptions और limitations पूछ लेते हैं पेपर में। EOQ के assumptions याद रखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी C नॉट, होल्डिंग कॉस्ट CH हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिमांड D हर वक्त कांस्टेंट रहेगी, और कोई सेफ्टी स्टॉक होल्ड नहीं होगा। ये चार assumptions कभी 2-3 नंबर की पूछ लेता है, मेक श्योर ये भी आपको पता हो, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारे पास, रीजंस फॉर होल्डिंग कैश। इसके बाद एक और चीज आपको पढ़ानी है, फिर क्लास ऑफ करेंगे। रीजंस फॉर होल्डिंग कैश या फैक्टर्स टू कंसिडर इन डिसाइडिंग ऑप्टिमम कैश लेवल्स। कंपनी कैश क्यों रखती है? देखो, कंपनी के पास कैश रखने के तीन रीजंस होते हैं। एक कहलाता है ट्रांजैक्शनरी नीड या ट्रांजैक्शनरी मोटिव, एक कहलाता है प्रिकॉशनरी मोटिव या प्रिकॉशनरी नीड, और एक कहलाता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव या स्पेक्यूलेटिव नीड। ठीक है, कंपनी के पास कैश होल्ड करने के तीन रीजंस हैं। एक है ट्रांजैक्शनरी नीड, एक है प्रिकॉशनरी नीड, एक है स्पेक्यूलेटिव नीड। कंपनी कैश होल्ड करती है, कंपनी जीरो कैश क्यों नहीं रखती? कैश होल्ड करती क्यों है? कंपनी कभी कभार कैश रखती है टू मीट डे टू डे ऑपरेशंस। कंपनी कभी कभार कैश रखती है टू मीट डे टू डे ऑपरेशंस, अपने मटेरियल परचेजेस, लेबर पेमेंट्स वगैरह के लिए। इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शनरी नीड। ठीक है। दूसरा है प्रिकॉशनरी नीड। कभी कभार कंपनी कैश रखती है फॉर एनी इमरजेंसी और अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस, तो उसके लिए भी कैश रखा जाता है। इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी नीड। और कभी कभार कैश रखा जाता है टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव नीड। ठीक है। तो ये तीन रीजन है मेनली कैश होल्ड करने के। एक ट्रांजैक्शनरी नीड, ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश रखा जाए। एक प्रिकॉशनरी नीड के कंपनी इमरजेंसी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है। और एक स्पेक्यूलेटिव नीड के कैश रखा जाए टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी पॉकेट में भी कैश इसी वजह से रखते हो, इमरजेंसी नीड से बचने के लिए, डे टू डे खर्चों के लिए, और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो कंपनी भी कैश तीन जगहों पे रखती है, तीन जगह से रखती है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, इमरजेंसी के लिए, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव नीड याद रखिएगा। ठीक है, ये लास्ट चीज कॉपी कर लें आज की।
अच्छा, फाइनली ये है की एलिमेंट्स ऑफ अ रिसीवेबल पॉलिसी। रिसीवेबल पॉलिसी के की एलिमेंट्स क्या होते हैं या फैक्टर्स टू कंसिडर इन फॉर्मुलेटिंग रिसीवेबल पॉलिसी। देखिए, हर कंपनी अपनी एक रिसीवेबल पॉलिसी बनाती है। रिसीवेबल पॉलिसी में ये होता है कितने लोगों को क्रेडिट देना है, कब क्रेडिट देना है, कितने अरसे का क्रेडिट देना है, कितने दिन का क्रेडिट देना है, डिस्काउंट देना नहीं देना। ये सब रिसीवेबल पॉलिसी है कि कितने का क्रेडिट देना है, कितने दिन के लिए देना है, डिस्काउंट देना नहीं देना है, कितने दिन में डिलीवरी देनी है, सब रिसीवेबल पॉलिसी है। बेटा, रिसीवेबल पॉलिसी 3 स्टेप्स में 3 एलिमेंट से बनती है। पहले एलिमेंट का नाम है क्रेडिट एनालिसिस, दूसरे का नाम है क्रेडिट कंट्रोल और तीसरे का नाम है डेट कलेक्शन। क्रेडिट एनालिसिस क्या है? कहते हैं रिसीवेबल पॉलिसी बनाने से पहले ना सबसे पहले एनालिसिस करो, कस्टमर्स को एनालाइज करो टू सी वेदर दे आर वर्दी ऑफ क्रेडिट और नॉट। क्या वो क्रेडिट के काबिल है कि नहीं। सर, ये कैसे पता लगेगा लोग क्रेडिट के काबिल है कि नहीं? दिस इज डन बाय असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। मार्केट में ऐसी बहुत एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग चेक करके बताती हैं कि ये कस्टमर काबिल है क्रेडिट के नहीं। उनके पास रिकॉर्ड्स वगैरह देख लो, पास रिकॉर्ड्स अगर टाइमली पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो समझ आ जाते हैं कि हाय यार ये फेल हो गए। तो रिसीवेबल पॉलिसी का पहला एलिमेंट है कि डेटर की एनालिसिस करो कि वो काबिल है क्रेडिट के नहीं। एजेंसीज को यूज कर लो, पास्ट रिकॉर्ड्स देख लो, एक्सेट्रा। एक बार एनालिसिस हो गया ना, पता लग गया ना किसको कितने का क्रेडिट देना है, अब क्रेडिट कंट्रोल करो। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है फॉलोइंग द रिजल्ट्स ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। ऊपर जो एनालिसिस के रिजल्ट्स आए ना कि किसी को 10 दिन का क्रेडिट देना है तो 11वां दिन ना करो, किसी को 5,000 का माल देना है उधार पे तो 5,500 ना करो। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि फॉलो करो रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस में रिजल्ट आया ना उसको फॉलो करो। और लास्ट है डेट कलेक्शन। डेट कलेक्शन ये है कि रिसीवेबल का एनालिसिस कर लिया पहले, उसको क्रेडिट भी दे दिया, अब जरा पैसे कलेक्ट भी कर लो। जैसे ही एक्सपायरी हो ना क्रेडिट पीरियड की, फॉरमन पैसे कलेक्ट कर लो। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर रिसीवेबल पॉलिसी बनाती है। पहले एनालिसिस करो, फिर उसके बाद कंट्रोल करो और फाइनली फिर आप डेट को क्या करो, कलेक्ट। ठीक है, ये तीनों बातें आपके साथ हो गई हैं। आज पर इसको यहीं तक रखते हैं। हमारी नेक्स्ट मुलाकात फ्राइडे होगी। अल्लाह हाफिज।